प्राचीन यूनान की धरती पर, जहां पहाड़ और समुद्र आपस में गले मिलते हैं, एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी एथेंस की सभ्यता, एक शहर जो न केवल अपने दर्शन, कला और लोकतंत्र के लिए जाना गया, बल्कि एक ऐसे नेता के लिए भी जिसने इसे स्वर्ण युग की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उस नेता का नाम था पेरिक्लीस। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न केवल अपने समय को आकार दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमिट छाप छोड़ी। पेरिक्लीस का जन्म लगभग 495 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। उस समय एथेंस एक उभरता हुआ शहर राज्य था, जो अपनी स्वतंत्रता और बौद्धिक शक्ति के लिए जाना जाता था। लेकिन ये वो समय भी था जब यूनान पर खतरे मंडरा रहे थे। फारस, विशाल साम्राज्य, यूनानी शहरों को अपने अधीन करने की कोशिश में था। पेरिक्लीस का बचपन इन्हीं युद्धों की छाया में बीता। उनके पिता ज़ैंथिपस एक सम्मानित सेनापति थे, जिन्होंने मैराथन की प्रसिद्ध लड़ाई में फारसियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी माता अग्रिस्ते एक प्रभावशाली परिवार से थी, जिनके रिश्ते एथेंस के अभिजात वर्ग से जुड़े थे। पेरिक्लीस का बचपन साधारण नहीं था। वो एक जिज्ञासु और गंभीर बालक थे, जो अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझना चाहते थे। उनके घर में दार्शनिक, कवि और संगीतकार अक्सर आया करते थे। उस समय के महान विचारक जैसे कि अनाक्सागोरस पेरिक्लीस के गुरु बने। अनाक्सागोरस ने उन्हें तर्क और विज्ञान की गहराइयों में ले जाकर उनके दिमाग को खोला। पेरिक्लीस ने सीखा कि दुनिया को केवल विश्वासों से नहीं, बल्कि तर्क और अवलोकन से समझा जा सकता है। ये शिक्षा उनके भविष्य के लिए नींव बनने वाली थी। युवावस्था में पेरिक्लीस ने एथेंस की राजनीति में कदम रखा, लेकिन ये कोई आसान रास्ता नहीं था। एथेंस का लोकतंत्र उस समय अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां हर नागरिक अपनी बात रख सकता था, लेकिन साथ ही ये एक ऐसी जगह थी जहां सत्ता के लिए साजिशें और प्रतिस्पर्धा आम थी। पेरिक्लीस ने जल्द ही समझ लिया कि अगर उन्हें एथेंस को नेतृत्व देना है, तो उन्हें न केवल बुद्धि, बल्कि वाक्पटुता और लोगों का विश्वास भी जीतना होगा। उस समय एथेंस में दो तरह के विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थे अभिजात वर्ग, जो मानते थे कि सत्ता केवल कुलीनों के हाथ में होनी चाहिए। दूसरी तरफ थे आम नागरिक, जो अपने अधिकारों और लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। पेरिक्लीस ने इस टकराव में एक अनोखा रास्ता चुना। वो न तो पूरी तरह अभिजात वर्ग के साथ थे, न ही केवल आम जनता के। उन्होंने दोनों को जोड़ने की कोशिश की। उनकी वाणी में एक जादू था। जब वो बोलते तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। उनकी आवाज में न केवल आत्मविश्वास था, बल्कि एक ऐसी दूरदर्शिता थी जो एथेंस को एक महान भविष्य की ओर ले जा सकती थी। पेरिक्लीस ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से की। उन्होंने सैन्य सुधारों का समर्थन किया और एथेंस की नौसेना को मजबूत करने की वकालत की। वो जानते थे कि अगर एथेंस को फारस जैसे शक्तिशाली दुश्मनों से बचना है, तो उसे समुद्र पर अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की बात की। वो मानते थे कि एक महान शहर केवल अपनी सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी बौद्धिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों से भी जाना जाता है। लेकिन पेरिक्लीस का रास्ता हमेशा आसान नहीं रहा। उनके विरोधी जैसे कि किमोन, जो अभिजात वर्ग के नेता थे, उन्हें हर कदम पर चुनौती देते थे। किमोन का मानना था कि एथेंस को स्पार्टा जैसे शहर राज्यों के साथ गठबंधन करना चाहिए, जबकि पेरिक्लीस का सपना था कि एथेंस स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने। इन दोनों नेताओं के बीच का टकराव एथेंस की राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाला था। पेरिक्लीस की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी धैर्य और रणनीति। वो जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते थे। वो हर कदम को सोच समझकर उठाते थे। धीरे धीरे उन्होंने न केवल जनता का विश्वास जीता, बल्कि एथेंस की सभा में अपनी जगह भी मजबूत की।
461 ईसा पूर्व तक पेरिक्लीज ने किमोन को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया। अब वो एथेंस के सबसे प्रभावशाली नेता बन चुके थे, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। पेरिक्लीज के सामने अब एक बड़ा सवाल था। वो एथेंस को कहां ले जाना चाहते थे? क्या वह इसे केवल एक शक्तिशाली शहर राज्य बनाना चाहते थे, या उनका सपना कुछ और बड़ा था? उनके मन में एक दृष्टिकोण था, एक ऐसा एथेंस जो न केवल यूनान का बल्कि पूरी दुनिया का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बने। यह दृष्टिकोण उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर करने वाला था। एथेंस की धरती पर सूरज एक नई सुबह लेकर आया था। यह 460 ईसा पूर्व का समय था और पेरिक्लीज अब शहर के सबसे प्रभावशाली नेता बन चुके थे। उनके कंधों पर एक विशाल जिम्मेदारी थी, एथेंस को न केवल यूनान का सबसे शक्तिशाली शहर राज्य बनाना, बल्कि उसे एक ऐसी सभ्यता का प्रतीक बनाना जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए चमके। ये वो दौर था जब पेरिक्लीज ने अपने सपनों को हकीकत में बदलना शुरू किया और एथेंस का स्वर्ण युग अपने पूरे वैभव के साथ उभरने लगा। पेरिक्लीज की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी दूरदर्शिता। वो जानते थे कि एक शहर की महानता केवल उसकी सैन्य शक्ति से नहीं मापी जाती। एक सच्चा शहर वो होता है जो अपनी कला, संस्कृति और विचारों से दुनिया को प्रेरित करे। इसीलिए पेरिक्लीज ने एथेंस को एक बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने का संकल्प लिया, लेकिन इसके लिए संसाधनों की जरूरत थी और पेरिक्लीज ने इसके लिए एक विवादास्पद कदम उठाया। उस समय एथेंस डेलियन लीग का नेतृत्व करता था, जो यूनानी शहर राज्यों का एक गठबंधन था जिसे फारस के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया था। इस गठबंधन के पास एक साझा खजाना था जो समुद्र तट पर स्थित डेलोस द्वीप पर रखा जाता था। पेरिक्लीज ने सुझाव दिया कि इस खजाने को एथेंस लाया जाए और इसका इस्तेमाल शहर के विकास के लिए किया जाए। यह प्रस्ताव कई शहर राज्यों को पसंद नहीं आया। वे मानते थे कि यह धन केवल युद्ध के लिए होना चाहिए, न कि एथेंस की शोभा बढ़ाने के लिए। लेकिन पेरिक्लीज की वाक्पटुता और उनके तर्कों ने अधिकांश को मना लिया। 454 ईसा पूर्व में डेलियन लीग का खजाना एथेंस आ गया। इस धन ने एथेंस को बदलना शुरू कर दिया। पेरिक्लीज ने एक भव्य योजना बनाई। एक्रोपोलिस, एथेंस का पवित्र पहाड़ी स्थल, को एक ऐसी जगह में तब्दील करना जो दुनिया के लिए एक चमत्कार बन जाए। इसके केंद्र में था पार्थेनन देवी एथीना को समर्पित एक मंदिर, जो न केवल धार्मिक महत्व रखता था बल्कि एथेंस की शक्ति और वैभव का प्रतीक भी था। पेरिक्लीज ने इस परियोजना के लिए उस समय के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को चुना। मूर्तिकार फिदियास को मंदिर की सजावट का जिम्मा सौंपा गया, जबकि वास्तुकार इक्तिनोस और कालिक्रेट्स ने इसके डिजाइन पर काम किया। पार्थेनन का निर्माण शुरू हुआ और इसके साथ ही एथेंस में एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत हुई। पेरिक्लीज ने नाटकों, कविताओं और दर्शन को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने डायोनिसिया उत्सव को और भव्य बनाया, जहां नाटककार जैसे कि सोफोक्लीज, यूरिपिडीज और एस्किलस ने अपनी कालजयी रचनाएं प्रस्तुत की। ये नाटक केवल मनोरंजन नहीं थे, बल्कि मानव जीवन, नैतिकता और समाज के गहरे सवालों को उठाते थे। पेरिक्लीज का मानना था कि कला और संस्कृति एक समाज को एकजुट करती है और उसे प्रेरित करती है। लेकिन पेरिक्लीज का दृष्टिकोण केवल कला तक सीमित नहीं था। उन्होंने एथेंस के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सभा में हर नागरिक की आवाज सुनी जाए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों न हो। उन्होंने गरीब नागरिकों को सभा में भाग लेने के लिए वेतन देना शुरू किया, ताकि वे भी अपनी आजीविका की चिंता किए बिना शहर के शासन में हिस्सा ले सके। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने एथेंस के लोकतंत्र को और समावेशी बनाया। हालांकि पेरिक्लीज के इन कदमों ने कई दुश्मन भी बनाए। डेलियन लीग के कुछ शहर राज्य जैसे कि थेस्सली और कोरिंथ एथेंस की बढ़ती ताकत से नाराज थे। वे मानते थे कि पेरिक्लीज गठबंधन के धन का दुरुपयोग कर रहा है
इसके अलावा स्पार्टा यूनान का एक और शक्तिशाली शहर राज्य एथेंस की इस नई महिमा को संदेह की नजर से देख रहा था। स्पार्टा और एथेंस के बीच तनाव बढ़ने लगा था। पेरिक्लीस जानते थे कि यह तनाव किसी दिन एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। फिर भी पेरिक्लीस ने अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने दिया। वो दिन रात एथेंस के विकास में लगे रहे। पार्थेनन धीरे धीरे आकार ले रहा था और इसके साथ ही एथेंस की ख्याति पूरे यूनान में फैलने लगी थी। दार्शनिक जैसे कि सुकरात और उनके शिष्य अब एथेंस की गलियों में विचार विमर्श करते थे। शहर एक ऐसी जगह बन गया था जहां नए विचारों का जन्म होता था, जहां लोग स्वतंत्रता और सत्य की खोज में एक साथ आते थे। लेकिन इस स्वर्ण युग के बीच पेरिक्लीस के निजी जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। उनकी मुलाकात हुई एस्पासिया से, एक विदुषी और बुद्धिमान महिला जो माइलेटस से एथेंस आई थी। एस्पासिया न केवल पेरिक्लीस की प्रेमिका बनी, बल्कि उनकी सलाहकार भी। वो उन गिनी चुनी महिलाओं में से थी जिन्हें उस समय के एथेंस में बौद्धिक चर्चाओं में शामिल होने का मौका मिला। लेकिन उनकी मौजूदगी ने पेरिक्लीस के विरोधियों को एक नया हथियार दे दिया। कई लोग एस्पासिया को विदेशी और अनैतिक कहकर पेरिक्लीस की छवि खराब करने की कोशिश करने लगे। पेरिक्लीस ने इन आलोचनाओं को नजरअंदाज किया। वो जानते थे कि उनका लक्ष्य एथेंस को महान बनाना है और इसके लिए उन्हें हर चुनौती का सामना करना होगा। लेकिन जैसे जैसे एथेंस की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे यूनान में तनाव भी गहराने लगा। स्पार्टा और उसके सहयोगी अब खुलकर एथेंस के खिलाफ बोलने लगे। क्या पेरिक्लीस का यह स्वर्ण युग युद्ध की आग में जलने वाला था? यह सवाल अब हर एथेनियन के मन में उठने लगा था। एथेंस की गलियों में अब केवल कला और दर्शन की चर्चा नहीं थी। हवा में एक अशांति थी, एक ऐसी आहट जो युद्ध की आग की ओर इशारा कर रही थी। 430 ईसा पूर्व तक पेरिक्लीस के नेतृत्व में एथेंस अपने स्वर्ण युग की चरम सीमा पर था। पार्थेनन की सुनहरी चमक, डायोनिसिया उत्सवों की रंगीनियां और लोकतंत्र की जीवंतता ने एथेंस को यूनान का गहना बना दिया था। लेकिन इस वैभव के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। पेलोपोनेसियन युद्ध, जो एथेंस और स्पार्टा के बीच की प्रतिद्वंद्विता को एक विनाशकारी संघर्ष में बदलने वाला था। पेरिक्लीस ने हमेशा युद्ध की संभावना को भांप लिया था। स्पार्टा अपनी सैन्य संस्कृति और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध एथेंस की बढ़ती शक्ति को खतरे के रूप में देखता था। डेलियन लीग के जरिए एथेंस ने यूनान के कई शहर राज्यों पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया था, जिसे स्पार्टा और उसके सहयोगी पेलोपोनेसियन लीग एक साम्राज्यवादी कदम मानते थे। छोटे छोटे विवाद जैसे कोरिंथ और केरकायरा के बीच व्यापारिक तनाव ने इस आग में घी डालने का काम किया। 431 ईसा पूर्व में जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, स्पार्टा ने एथेंस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पेरिक्लीस के सामने एक कठिन विकल्प था। स्पार्टा की सेना जमीन पर अजेय थी, जबकि एथेंस की ताकत उसकी नौसेना में थी। पेरिक्लीस ने एक साहसी रणनीति अपनाई। उन्होंने एथेंस के नागरिकों से कहा कि वे ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहर की मजबूत दीवारों के भीतर शरण ले। उनकी योजना थी कि एथेंस अपनी नौसेना का इस्तेमाल करके स्पार्टा के सहयोगियों पर हमला करे, जबकि शहर की दीवारें स्पार्टा की सेना को रोकेंगी। ये एक ऐसी रणनीति थी जो धैर्य और बलिदान की मांग करती थी। लेकिन इस रणनीति ने एथेंस की जनता के लिए कठिनाइयां बढ़ा दी। ग्रामीण इलाकों से आए लोग शहर में तंग जगहों में रहने को मजबूर थे। उनके खेत और घर स्पार्टा की सेना ने जला दिए। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा और कई ने पेरिक्लीस की नीतियों पर सवाल उठाए। लेकिन पेरिक्लीस अडिग रहे। उनकी वाणी में अब भी वही जादू था। सभा में खड़े होकर उन्होंने एथेनियनों को याद दिलाया कि उनका शहर केवल पत्थर और मिट्टी से नहीं बना है। एथेंस उसकी आत्मा में बसता है, उन्होंने कहा, और उस आत्मा को कोई सेना नष्ट नहीं कर सकती। पेरिक्लीस की रणनीति शुरू में काम करती दिखी। एथेंस की नौसेना ने
स्पार्टा के सहयोगियों पर कई हमले किए और समुद्र में अपनी श्रेष्ठता साबित की। लेकिन युद्ध का असली दंश तब सामने आया जब 430 ईसा पूर्व में एथेंस में एक भयानक प्लेग फैल गया। तंग और अस्वच्छ परिस्थितियों में रह रहे लोगों के बीच ये बीमारी आग की तरह फैली। हजारों लोग मारे गए और शहर में मातम छा गया। लोग अपने प्रियजनों को खो रहे थे और उनका गुस्सा अब पेरिक्लीस की ओर मुड़ गया। प्लेग ने न केवल एथेंस की जनसंख्या को कम किया, बल्कि शहर की आत्मा को भी झकझोर दिया। लोग पूछने लगे कि क्या पेरिक्लीस की रणनीति वाकई सही थी? क्या उनकी महत्वाकांक्षाओं ने एथेंस को इस संकट में डाल दिया था? पेरिक्लीस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उनके विरोधी, जो हमेशा उनकी लोकप्रियता से जलते थे, अब खुलकर उनकी आलोचना करने लगे। कुछ ने तो उन पर मुकदमा चलाने की मांग की, ये आरोप लगाकर कि उन्होंने डेलियन लीग के धन का दुरुपयोग किया। इस संकट के बीच पेरिक्लीस ने एक बार फिर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई। उन्होंने सभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसे आज इतिहासकार फ्यूनल ओरेशन के नाम से जानते हैं। यह भाषण उन सैनिकों के सम्मान में था जो युद्ध में मारे गए थे। लेकिन इसमें पेरिक्लीस ने एथेंस की महानता का ऐसा चित्र खींचा कि लोग एक बार फिर अपने शहर पर गर्व करने लगे। हमारा शहर, उन्होंने कहा, न केवल यूनान का बल्कि पूरी दुनिया का स्कूल है। हमारी स्वतंत्रता, हमारी कला, हमारा लोकतंत्र, ये वो चीजें हैं जो हमें अमर बनाती है। इस भाषण ने लोगों के हौसले को कुछ हद तक बहाल किया, लेकिन प्लेग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर एक व्यक्तिगत त्रासदी ने पेरिक्लीस को तोड़ दिया। उनके परिवार के कई सदस्य, जिनमें उनके बेटे भी शामिल थे, इस बीमारी की चपेट में आ गए। पेरिक्लीस, जो हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते थे, अब अंदर से टूट रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने दुख को सार्वजनिक रूप से कभी जाहिर नहीं होने दिया। वो जानते थे कि एथेंस को अभी भी उनके नेतृत्व की जरूरत है। पेरिक्लीस की रणनीति और उनके भाषणों ने एथेंस को एकजुट रखा, लेकिन युद्ध और प्लेग ने शहर को कमजोर कर दिया था। स्पार्टा के साथ संघर्ष अब एक लंबी लड़ाई बन चुका था और कोई आसान जीत दिखाई नहीं दे रही थी। पेरिक्लीस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने शहर को इस संकट से निकाल पाएंगे या ये स्वर्ण युग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? एथेंस की दीवारों के भीतर अब सन्नाटा और दुख का आलम था। 429 ईसा पूर्व का समय था और पेलोपोनेसियन युद्ध का दूसरा वर्ष शहर को एक अभूतपूर्व संकट में डुबो चुका था। प्लेग ने एथेंस की जनसंख्या को तबाह कर दिया था और स्पार्टा की सेना अब भी शहर के बाहर खेतों को रौंद रही थी। इस अंधेरे में पेरिक्लीस एकमात्र आशा की किरण थे, लेकिन वो स्वयं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो न केवल शहर के लिए बल्कि उनके अपने अस्तित्व के लिए थी। प्लेग ने पेरिक्लीस के परिवार को नहीं बख्शा। उनके प्रियजन, उनके बेटे एक एक करके इस बीमारी की भेंट चढ़ गए। पेरिक्लीस, जिन्हें एथेंस का अडिग स्तंभ माना जाता था, अब अंदर से टूट चुके थे। फिर भी वो हर दिन सभा में खड़े होते, लोगों को हौसला देते और अपनी रणनीति पर अटल रहते। उनकी आवाज में अब भी वही ताकत थी, लेकिन उनके चेहरे पर थकान और दुख की रेखाएं साफ दिखाई देने लगी थी। पेरिक्लीस की रणनीति शहर की दीवारों के भीतर रहकर नौसेना के जरिए स्पार्टा को कमजोर करना अब भी चल रही थी। एथेंस की नौसेना ने कई छोटी जीत हासिल की, लेकिन ये जीतें लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए काफी नहीं थी। जनता अब थक चुकी थी। उनके घर नष्ट हो चुके थे, उनके परिवार बिखर गए थे और प्लेग का डर हर गली में फैला था। पेरिक्लीस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उनके विरोधी, जो हमेशा उनकी लोकप्रियता से चिढ़े हुए थे, अब मौके की तलाश में थे। इसी बीच पेरिक्लीस पर एक मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने डेलियन लीग के धन का दुरुपयोग किया और शहर को गलत नीतियों के जरिए संकट में डाला। ये मुकदमा न केवल उनकी नीतियों पर बल्कि उनकी नैतिकता पर भी हमला था।
पेरिक्लीज ने सभा में खड़े होकर अपना बचाव किया। उनकी वाणी में अब भी वही जादू था। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा एथेंस की भलाई के लिए काम किया। अगर मेरे फैसलों में कोई कमी रही तो वो मेरी मंशा की नहीं बल्कि परिस्थितियों की वजह से थी। उनकी बातों ने कई लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन सजा के रूप में उन पर जुर्माना लगाया गया और उन्हें कुछ समय के लिए नेतृत्व से हटा दिया गया। यह पेरिक्लीज के लिए एक अपमानजनक क्षण था। वो जिन्होंने एथेंस को स्वर्ण युग की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, अब अपने ही लोगों की आलोचना का शिकार हो रहे थे। लेकिन पेरिक्लीज ने हार नहीं मानी। वो चुपचाप अपने घर में रहे, अपनी रणनीतियों पर विचार करते रहे और जल्द ही एथेनियनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बिना पेरिक्लीज के शहर का नेतृत्व दिशाहीन हो गया। लोग उनकी दूरदर्शिता और धैर्य को याद करने लगे। कुछ ही महीनों बाद जनता ने उन्हें फिर से चुना और पेरिक्लीज एक बार फिर एथेंस की कमान संभालने के लिए लौटे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 429 ईसा पूर्व की गर्मियों में पेरिक्लीज स्वयं उस प्लेग की चपेट में आ गए जिसने उनके शहर को तबाह किया था। उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई। फिर भी अपने अंतिम दिनों में उन्होंने एथेंस के लिए काम करना नहीं छोड़ा। वो अपने सहयोगियों से मिलते, युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा करते और शहर के भविष्य के लिए योजनाएं बनाते। उनके दोस्त और शिष्य जो उनके बिस्तर के पास बैठे थे बताते हैं कि उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी, वही जुनून जो एथेंस को महान बनाने के लिए था। अंततः 429 ईसा पूर्व के अंत में पेरिक्लीज ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु ने एथेंस को स्तब्ध कर दिया। वो न केवल एक नेता थे बल्कि एक ऐसी दृष्टि के प्रतीक थे जो एथेंस को यूनान से ऊपर उठाकर विश्व पटल पर ले गई थी। उनकी मृत्यु के साथ ऐसा लगा मानो स्वर्ण युग का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। पेरिक्लीज की मृत्यु के बाद एथेंस ने पेलोपोनेसियन युद्ध को और कई वर्षों तक लड़ा, लेकिन वो पहले जैसी एकजुटता और प्रेरणा फिर कभी हासिल नहीं कर सका। उनके बिना शहर में नेतृत्व की कमी खलने लगी। उनके विरोधी और समर्थक दोनों ही ये मानते थे कि पेरिक्लीज एक ऐसे युग का प्रतिनिधित्व करते थे जो अब लौटकर नहीं आएगा। पेरिक्लीज की मृत्यु के साथ एथेंस में एक युग का अंत हो गया। 429 ईसा पूर्व में जब प्लेग ने इस महान नेता को छीन लिया, शहर ने न केवल अपने मार्गदर्शक को खोया बल्कि उस आत्मा को भी जो स्वर्ण युग की नींव थी। लेकिन पेरिक्लीज की कहानी यही खत्म नहीं हुई। उनकी दृष्टि, उनके विचार और उनकी विरासत ने न केवल एथेंस को बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। ये अंतिम अध्याय उस अमर छाप की कहानी है जो पेरिक्लीज ने इतिहास के पन्नों पर छोड़ी। पेरिक्लीज की मृत्यु के बाद एथेंस पेलोपोनेसियन युद्ध की आग में जलता रहा। स्पार्टा के साथ ये संघर्ष और 2 दशकों तक चला और अंततः 404 ईसा पूर्व में एथेंस को हार का सामना करना पड़ा। शहर की दीवारें ढहा दी गई, उसकी नौसेना नष्ट हो गई और डेलियन लीग का प्रभाव खत्म हो गया। लेकिन इस हार के बावजूद एथेंस कभी पूरी तरह से टूटा नहीं। पेरिक्लीज ने जो नींव रखी थी, लोकतंत्र, कला और बौद्धिक स्वतंत्रता, वो इतनी मजबूत थी कि वो समय की मार को सह गई। पार्थेनन, जो पेरिक्लीज की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था, आज भी एक्रोपोलिस पर खड़ा है। ये मंदिर न केवल एथेंस की सांस्कृतिक महानता का प्रतीक है बल्कि मानव सभ्यता की उस भावना का भी जो सुंदरता और पूर्णता की खोज में विश्वास रखती है। पेरिक्लीज के समय में लिखे गए नाटक, सोफोक्लीज की एंटिगनी और यूरिपिडस की मेडिया, आज भी विश्व मंचों पर प्रस्तुत किए जाते हैं। ये रचनाएं मानव जीवन के गहरे सवालों को उठाती है और पेरिक्लीज की उस दूरदर्शिता को दर्शाती है जो कला को समाज का दर्पण मानती थी। पेरिक्लीज का सबसे बड़ा योगदान था एथेंस का लोकतंत्र। उनके सुधारों ने हर नागरिक को सत्ता में हिस्सेदारी दी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये विचार उस समय क्रांतिकारी था और इसने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। आज जब हम संसदों और सभाओं में जनता की आवाज सुनते हैं
तो उसमें पेरिक्लीस की गूंज सुनाई देती है। उनका मानना था कि एक समाज तभी महान बनता है जब वो अपने हर सदस्य को स्वतंत्रता और सम्मान देता है। ये दर्शन आज भी प्रासंगिक है। पेरिक्लीस की विरासत केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी। उनके विचारों ने दार्शनिकों को प्रेरित किया। सुकरात, जो पेरिक्लीस के समय में युवा थे, ने उनकी बौद्धिक स्वतंत्रता की भावना को आगे बढ़ाया। सुकरात के शिष्य प्लेटो और फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने पेरिक्लीस के एथेंस से प्रेरणा लेकर पश्चिमी दर्शन की नींव रखी। इस तरह पेरिक्लीस का प्रभाव न केवल उनके समय तक बल्कि सदियों तक फैलता गया। लेकिन पेरिक्लीस की विरासत बिना विवाद के नहीं थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाओं ने ही पेलोपोनेसियन युद्ध को जन्म दिया। डेलियन लीग के धन का उपयोग और एथेंस की साम्राज्यवादी नीतियों ने स्पार्टा और अन्य शहर राज्यों को उकसाया। उनके आलोचक कहते हैं कि अगर पेरिक्लीस ने अधिक संयम बरता होता तो शायद एथेंस उस विनाशकारी युद्ध से बच सकता था। फिर भी उनके समर्थक तर्क देते हैं कि पेरिक्लीस ने केवल वही किया जो उनके शहर की रक्षा और उन्नति के लिए जरूरी था। उनकी रणनीति भले ही कठोर थी, ने एथेंस को एकजुट रखा और उसकी सांस्कृतिक विरासत को अमर बना दिया। पेरिक्लीस की निजी जिंदगी भी उनकी विरासत का हिस्सा है। उनकी प्रेमिका एस्पासिया, जो एक विदुषी थी, ने एथेंस की बौद्धिक दुनिया में महिलाओं की भूमिका को उजागर किया। भले ही उस समय समाज ने उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन पेरिक्लीस का उनके साथ रिश्ता ये दर्शाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो रूढ़ियों से परे सोचते थे। उनकी मृत्यु के बाद एस्पासिया ने भी पेरिक्लीस की स्मृति को जीवित रखा और उनके बेटे पेरिक्लीस द यंगर ने भी कुछ समय के लिए एथेंस की राजनीति में हिस्सा लिया। आज जब हम एथेंस की एक्रोपोलिस पर खड़े होकर पार्थेनन को देखते हैं या जब हम लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो पेरिक्लीस की छवि हमारे सामने आती है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने समय को न केवल समझा बल्कि उसे आकार भी दिया। उनकी गलतियां, उनकी जीत और उनकी दृष्टि, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। पेरिक्लीस की मृत्यु के साथ एथेंस का स्वर्ण युग भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जीवित है। हर उस विचार में, हर उस कला में और हर उस स्वतंत्र आवाज में जो मानवता को ऊंचा उठाने की कोशिश करती है। पेरिक्लीस न केवल एथेंस के नेता थे बल्कि एक ऐसी रोशनी थे जो सदियों तक चमकती रहेगी।